नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं हमारे नेता.com। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता डॉक्टर अम्मा रिजवी। आज हम उनका इस अपने खास कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश में आज जो स्थिति है कांग्रेस की है या भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ पर एक सरकार है। हम शुरुआत सर कुछ कठिन सवालों के साथ आपके साथ हम स्टार्ट करेंगे। सर 11 मार्च को आपने सोनिया गांधी जी को एक लेटर लिखा था जी कांग्रेस के लिए, क्या था सर वो? नहीं, मुझे जहाँ तक ख्याल होता है वत्स जी, वो लेटर जो था वो ये था कि कांग्रेस को किस तरह से मजबूत किया जाना चाहिए। और 11 मार्च का जो ख़त था उसके अंदर जो चुनाव था उसके बारे में भी कुछ बात थी, लेकिन मुख्य उसमें बिन जो थे वो यही थे कि इस वक्त कांग्रेस में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि कांग्रेस कार्यकर्ता कहीं पर उस हताश नहीं है। लेकिन जब वो सब कुछ तैयारी कर लेता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तब उस वक्त कहीं ना कहीं कोई अलायंस हो गया, कुछ हो गया, कोई चीज़ हो गई, तो सारी उसकी तैयारी जितनी है वो सब रह जाती है। पिछले दिनों कांग्रेस ने 3-4 साल में काफ़ी कार्य किया था और कांग्रेस वर्कर का मनोबल बहुत ऊंचा था, और इसका श्रेय राहुल गांधी को जाता था कि उन्होंने करीब करीब 4000 किलोमीटर सफ़र करके और पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में एक नई जान फूंकी थी। कांग्रेस का हर 403 कंस्टिट्यूएंसीज में हर जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार थे कि वो चुनाव लड़ें। 4500 और 5000 के बीच में प्रार्थना पत्र उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मिले थे उन कैंडिडेट्स को के लिए, उस जगहों के लिए कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर रफली कहें समझें तो 10 से 12 उम्मीदवार हर जगह पर तैयार थे आपके। राहुल जी की मेहनत, इधर वर्कर्स का जोश, और ये उम्मीद थी कि अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो डेफिनेटली एक नतीजे जो होंगे वो बड़े क्रांतिकारी होंगे। लेकिन सारी उम्मीदों का पानी फिर गया उस वक्त जब कांग्रेस ने समझौते की राजनीति करना शुरू की। कांग्रेस का समझौता जो था वो उन लोगों की देन है, कांग्रेस के उन नेताओं की देन है जो उत्तर प्रदेश का काम जिनके सुपुर्द किया गया है, और जो वो ये चाहते थे कि हम बग़ैर मेहनत किए हुए श्रेय हासिल कर लें। उन्होंने ये सोचा कि अगर समाजवादी से हमारा समझौता हो जाता है तो समाजवादी कार्यकर्ताओं के सहारे, समाजवादी गवर्नमेंट की मशीनरी के सहारे हम इस चुनाव को जीत लेंगे और आखिर में वाह वाह हमारी हो जाएगी। तो वो इस वैतरणी को पार करना चाहते थे समाजवादी के पार्टी के ज़रिए से, जो टोटल फेल्योर हुआ। और उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि जो पोलराइजेशन की बात शुरू की थी, विरोध पक्ष की जो बीजेपी विरोधी पार्टियां थी वो बूमरैंग कर गई, क्योंकि वो चाहते थे कि विरोध पक्ष जो है वो पोलराइज हो, संगठित हो। लेकिन हो ये गया कि बीजेपी के पास काफ़ी लोग संगठित होकर आ गए। वो एक बेसिक गलती थी, और मेरा अपना आज भी मानना ये है कि जब हम धर्म पर या पार्टी के मज़हब पर कोशिश करेंगे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की, तो वो राजनीति जो है वो बहुत गलत होती है, चाहे किसी पार्टी की भी हो। हमें मुद्दों पर एक आना चाहिए। पिछले दिनों कोशिश ये की गई थी कि मुसलमानों को एक जगह पर लाया जाए, विच वॉज, अब जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती थी। यही गलती जो थी वो 1947 में कुछ नेताओं ने की, जिससे देश के 2 टुकड़े हो गए कि धर्म के नाम पर उन्होंने मुसलमानों को एक करने की कोशिश की। जब जब धर्म के नाम पर राजनीति में इस प्रकार का प्रयास होगा तो उसका नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। धर्म बाइंडिंग फैक्टर नहीं है। अगर धर्म बाइंडिंग फैक्टर होता तो आप ये बताइए मुझे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान क्यों अलग होता? दोनों तो मुसलमान हैं वहाँ पर। अगर धर्म बाइंडिंग फैक्टर होता तो आज मिडिल ईस्ट में
जो यमन, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ईरान, ये तमाम सब जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो ये क्यों लड़ाइयाँ होती हैं? क्योंकि सब मुसलमान हैं। जी। तो धर्म जो है वो बाइंडिंग फैक्टर नहीं हो सकता। धर्म आपकी बहुत सी चीज़ों में मदद करता है, जी जी लेकिन मेन चीज़ होते हैं बेसिक इकोनॉमिक इश्यूज। तो मैंने जो ख़त लिखा था उसकी थ्रस्ट ये थी कि एक तो हमें यूनिटी या किसी से भी अलायंस जब बात करें तो हम इकोनॉमिक इश्यूज पर, मुद्दों पर बात करें। जी। ए बी ये है कि जो हमारा कार्यकर्ता है उसके लिए हम जो है, अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमारे क्षेत्रों से कार्यकर्ता समाप्त हो जाएंगे, जैसा कि हो गया है। आज ज़्यादातर कार्यकर्ता, जब चुनाव नहीं लड़ा गया तो कुछ तो कार्यकर्ता चले गए बीजेपी में, कुछ चले गए समाजवादी में, कुछ चले गए बीएसपी में, कुछ इधर उधर हो गए, और जो इधर उधर नहीं हुए घर बैठ रहे। उसका फ़ायदा ये हुआ कि 9 से 10, कहीं पर 8%, कहीं पर 6%, कहीं पर 9%, कहीं पर 10%, ये वोट जो था, जो कांग्रेस का वोट जो था, कांग्रेस और समाजवादी का जो वोट था, दोनों का, ये जाके उनकी किटी में चला गया, बीजेपी की, और बीजेपी जीत गई। तो बीजेपी को जिताने का अगर हम कहें श्रेय जो है, वो तो हमारी ये जो अलायंस की पॉलिसी है, जब तक कि जब इस तरह की प्रकार की अलायंस की पॉलिसी होगी, उससे नुकसान जो है वो माइनॉरिटीज़ का भी होगा और देश के जो आप सेकुलर ढांचा है उससे उसका भी होगा। सर, जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, और फिर जब इलेक्शन का फिर रिजल्ट आया, वो बहुत ही उल्टा आया, और राज बब्बर जी ने अपने इस्तीफे के लिए कुछ कहा था, तो आपने उनके इस्तीफे की कहा था कि उनका स्वागत है, लेकिन आज दोबारा एक बार फिर उत्तर प्रदेश में उनको एक प्रभार मिला है। इस पर आपकी क्या राय है अभी? देखिए, मैंने उस वक्त राज बब्बर का ये कदम जो था, ये एक कहना चाहिए कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने का था। वो एक अच्छा उनका एक ये जेस्चर था, और किसी न किसी को तो गलती की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जी। समस्या ये है कि आज चाहे जितना बड़ा हम काम करें और जितना बड़ा वो करें, अगर गलत हो जाता है तो हम कोई जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। जी। राज बब्बर की मैं इस मामले में तारीफ करूंगा कि ही इज़ ए ब्रेव पर्सन, और उन्होंने इस बात को स्वीकारा और कहा कि हम इस्तीफा देंगे। जो आज की आप बात कर रहे हैं, वो ये कोई अकेले राज बब्बर का सवाल नहीं है, बल्कि एक तरह से राहुल गांधी ने स्टेटस को मेंटेन रखा है। जितने भी प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं, सबको उन्होंने रोका है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अक्लमंदी का सबूत दिया है उन्होंने, राहुल गांधी ने, क्योंकि इस वक्त एक को हटाइए, दो को हटाइए, एक को ना हटाइए, ये नहीं, इसको सारा पूरा इसका कोई स्टडी करके, इसका परीक्षण करके, लोगों से विचार विमर्श लेकर, और जो ग्रास रूट वर्कर है उसकी राय लेकर जब काम किया जाएगा तो कांग्रेस जो है वो जिंदा हो सकती है। अगर कांग्रेस के सारे फैसले लखनऊ और दिल्ली से होंगे खाली, और ब्लॉक लेवल और तहसील लेवल और ज़िला लेवल का कांग्रेस कार्यकर्ता अब बिल्कुल इग्नोर किया जाएगा, उपेक्षित किया जाएगा, तो मामला बनेगा नहीं। जी। सर, मेरा एक सवाल आपसे और है, और जो कि बहुत ही ज़रूरी है। जो ये एक नई बीजेपी है, ये अमित शाह जी की है, माननीय प्रधानमंत्री जी की है, अभी योगी जी की है, क्या कांग्रेस इसको टक्कर अब दे पाएगी भविष्य में? आपको लगता है ऐसा कुछ? देखिए, कांग्रेस के बारे में जब आप लोग बात करते हैं कि कांग्रेस ख़त्म हो गई, कांग्रेस में कोई दम नहीं है, कांग्रेस क्या करेगी, आप कांग्रेस चुनाव हार गई, तो आप मुझे पहला मेरा एक प्रश्न है आपसे कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या एक पार्टी जो है वो सदैव रहती है? नहीं रहती। नहीं। अगर एक पार्टी सदैव रहे तो जो सोवियत यूनियन का हाल था वो हमारा भी हाल हो, जो इराक में बाथ पार्टी की हालत थी वो हमारी भी हो, जो फ्रैंको के यहाँ थी वो हमारी भी हो। तो डेमोक्रेसी में कभी भी ये नहीं होता कि एक पार्टी जो है वो बहुत दिनों तक रूल करे। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा मौका जनता ने दिया और कांग्रेस ने रूल किया। अभी भी कांग्रेस 10 साल के बाद हटी है,
मैं नहीं समझता, मुझे बिल्कुल ही कहीं से निराशा नहीं है कांग्रेस के हटने पे। 10 साल हमने सेवा की है गवर्नमेंट पे रहकर, कुछ दिनों के लिए और लोगों को मौका मिलना चाहिए। जी जी रहा मुकाबले की बात, जी तो कांग्रेस ने बड़े बड़ों से मुकाबला किया है, जी कांग्रेस ने बरतानवी साम्राज्य से मुकाबला किया है, जी जी कांग्रेस का जो जितने भी कम्युनल और इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनका मुकाबला किया है। तो कांग्रेस का ये कहना कि कांग्रेस की शक्ति जो है वो कांग्रेस कोई एक किसी ज़िले में जी या किसी प्रदेश में सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में है कांग्रेस। जी और कांग्रेस का कोई भी, भारतवर्ष का कोई भी कोना ऐसा नहीं है कि जहां कांग्रेस का आदमी आपको न मिले। तो कांग्रेस एक मूवमेंट है, जी जी और इस मूवमेंट को ये टेम्पररी सेटबैक्स, इलेक्टोरल सेटबैक्स में जी। की वजह से उसको नकारा नहीं जा सर, सकता। अभी एक बड़ा अहम मुद्दा उठा हिंदू मुस्लिम का, दलित का। आपको लगता है क्या कि आप इसको आप स्वीकार करेंगे, क्या कांग्रेस भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है? क्योंकि अभी जो गुजरात में इलेक्शन हुआ है उसमें देखा ये गया कि राहुल जी बहुत सारे मंदिरों में घूमे हैं, टहले हैं। तो क्या इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कांग्रेस भी उसी राह पर है हिंदू मुस्लिम की? देखिए, जी ना मंदिर में जाने से कोई जो है वो एक हिंदू राजनीति करने लगता है, जी ना मज़ार या मस्जिद में जाने से वो करने लगता है। गुजरात का एक विशेष स्थान है, जी जी वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हैं, और राहुल गांधी ने सही किया अगर वो मंदिरों में गए। जी जो जब आप भारतवर्ष में रह रहे हैं और यहाँ के जो हमारे लोग हैं उनकी जो सेंटिमेंट्स हैं उनका हमें इज्जत करना चाहिए। जो लोग, चाहे वो, मैं हिंदुओं की बात नहीं करता, जी जी मुसलमानों को भी मंदिरों में जाना चाहिए, हिंदुओं को भी मस्जिद और मज़ारों पे जाना चाहिए। और आज आप जानते हैं, आप तो यूपी के रहने वाले हैं, जी जी देवा शरीफ में कितने हिंदू वहाँ पर जाते हैं, जी बिल्कुल सर। न मालूम कलियर शरीफ में कितने हिंदू जाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में कितने हिंदू जाते हैं। हमारे यहाँ महमूदाबाद में और आसपास के जो मज़ार हैं उसमें बराबर सब हिंदू जाते हैं। हमारे यहाँ संकटा जी का मंदिर है, उसमें जब उसका सब पूजा वगैरह होती है तो उसमें आपको 20 बुरक़े दिखाई देंगे। तो ये राहुल गांधी के मंदिर में जाने से कहना कि कांग्रेस हिंदुत्व की तरफ आ गई है। कांग्रेस का जो है वो बेसिक आधार जो है धर्म संभाव है। हर रिलीजन के लिए हम चर्च में भी जाएंगे, हम मस्जिद में भी जाएंगे, सर, अभी हम मंदिर राजनीतिक में जो भी बातें जाएंगे। उठी हैं, हाँ। जो राजनीतिक बातें अभी उठ कर आई हैं गुजरात में भी, तो लोगों ने कहा क्या कांग्रेस भी उसी विचारधारा पर चली जा रही है? देखिए, ये तो बीजेपी की उठाई हुई बातें हैं। जी जी बीजेपी को ये घबराहट हो रही थी जी। कि कहीं मंदिर में जाने से उनका जो वोट है वो न खतरे में आ वो जाए। ना खतरे में आ जाए। जी, जी। तो उन्होंने कहा ये अभी तक के तो नहीं हिंदू थे, अब हिंदू हो गए। अच्छा, तो ये तो एक उनका राजनीति में हर तरह का पैतरा इस्तेमाल होता है। जी, जी। ये भी कर रहे हैं, कोई वैसी बात नहीं सर, है। एक नई कांग्रेस अब आ रही है, राहुल गांधी जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। इसको आप किस तरह, क्या एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये? और आप मतलब राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को लेकर के आप इस पर आप क्या रखते हैं इस जो है? क्योंकि देखिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए वत्स जी। जी, राहुल गांधी की एज क्या है? 48 ईयर्स, जी यही तो है जी शायद, जी 48 साल जी के जी जी बिल्कुल, अभी युवा हैं। युवा हैं। जी और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये पंजाब में ये रावी के किनारे लाहौर में ये पद संभाला था 1930 में, जी तो उस वक्त पंडित जी की उम्र जो थी वो 40 साल के करीब थी। जी तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ओहदा उन्होंने संभाला था। जी उस वक्त कांग्रेस की अध्यक्ष की स्थिति बिल्कुल डिफरेंट थी। जी कांग्रेस का अध्यक्ष जो था वो एक तरह से पूरे ब्रिटिश एम्पायर से लड़ रहा था। बहुत कामयाब हुए। राहुल को काफ़ी एक्सपीरियंस है और मैं समझता हूँ कि राहुल के आने से जी सोनिया जी ने कांग्रेस को सोनिया जी का बड़ा योगदान है कांग्रेस को बचाने में, जी और उसी विरासत को जी मुझे हम लोगों को पूरा विश्वास है कि राहुल भी कायम रखेंगे।
सर आज उत्तर प्रदेश में एक स्थिति है, ऐसा लोग खबरें भी आ रही है, मीडिया में भी आ रहा है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक ये बवंडर सा उठ रहा है कि गाय, दलित, भगवाकरण, ये कौन सी राजनीति सर? क्या आपके भी समय में ऐसा कुछ होता था? क्योंकि अभी तो काफ़ी बदलाव आ चुका है। नहीं, देखिए, हम लोग कांग्रेस ने तो कभी इस तरह की राजनीति की नहीं। कुछ लोग राजनीति उस जमाने में भी इस तरह की करते थे जी। आप इसको मानते हैं सर, ऐसा कुछ हो रहा है? जो वो अब आज जो पार्टी है पावर में, जी जी इत्तेफाक से वो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जी मैं उसका एक कारण हो सकता है कि जो इकोनॉमिक फील्ड पे जो उन्होंने वादे किए थे, जी आर्थिक डेवलपमेंट के वादे किए थे और आम जनता को जो उन्होंने कहा था कि ये हम करेंगे, 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा, हर आदमी प्रसन्न होगा, हर तरफ खुशी होगी, एक खुशहाली होगी, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगे। तो वो 120 करोड़ लोग जनता को जब ये महसूस हुआ, सारे कर्जे तुम्हारे माफ़ हो जाएंगे, सब कुछ, बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, विच इज़ इंटायरली इम्पॉसिबल। कोई गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती ये सब कुछ करके। अगर आज बीजेपी नहीं करा पा रही है तो गलत नहीं करा पा रही, बीजेपी करी, कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। लेकिन गलत बात यह है कि हम लोगों को वादे नहीं करना चाहिए। जब इतना ज़्यादा वादे कीजिएगा और पूरे नहीं कीजिएगा तो लोगों में बेचैनी पैदा होगी। वो बेचैनी पैदा हो रही है। अब उस बेचैनी का ध्यान कैसे लोगों का हटाया जाए, उसके लिए ये जो इमोशन से, हमारे भावनाओं से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो है। अब गाय की बात आती है। गाय जो है, वो जो लोग गाय की बात करते हैं, गाय को, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर गाय न होती तो पूरा भारतवर्ष जो है वो रेगिस्तान होता। कम से कम ये मैदानी इलाका तो रेगिस्तान होता, क्योंकि गाय की वजह से यहाँ पर बछड़े पैदा हुए और गाय की वजह से ज़मीनें जो हैं वो खेत जुते और ज़मीनों में गल्ला पैदा हुआ। जो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, वो इसके लिए कंट्रीब्यूशन जो है वो गाय का है। जब आर्यंस यहाँ पर आए तो अपने साथ वो गाय लाए थे। गाय हिंदुस्तान का जानवर नहीं है, गाय जो है वो एशिया माइनर का जानवर है। और आपने देखा होगा कि मोहनजोदाड़ो वगैरह में जो सील है वो बैल की है, ये सब है। तो गाय को ये लोग अपने साथ लाए और उसके बाद इन्होंने ये महसूस किया कि अगर गाय को हमने प्रिजर्व और प्रोटेक्ट नहीं किया तो बैल कहाँ से होंगे, बछड़े कहाँ से होंगे, हल कौन चलाएगा। तो गाय को उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल स्टेटस दिया, जो देना चाहिए था, क्योंकि दूध से लेकर गल्ले तक के सब जो है वो, इसका क्रेडिट अगर जाता है तो गाय को जाता है। तो गाय जो है जब आई हमारे इस मुल्क में आई आर्यंस के साथ, तो उन्होंने इसे बचाने की कोशिश की। गाय को बचाया जाना चाहिए। ये दुर्भाग्य है या सौभाग्य है कहिए कि जो ट्रैक्टर्स इतने आ गए हैं, इनकी वजह से बछड़ों की आज आप खेतों कहीं, और जिसे हम हार कहते हैं गांव वाले, कि खेतों में जाइए तो कहीं भी आपको कोई गाय का कोई बछड़ा या बैल जो है या भैंसा जो है वो बहुत कम दिखाई देंगे जोतते हुए। तो जो गायें हुई वो, उनकी रीसेल वैल्यू ख़त्म हो गई और उनको लोगों ने जो है, यहाँ शहर में क्या, जो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं वो आज गाय दिन भर कचरा वो करती हैं, शाम को उनके यहाँ चली जाती हैं, वो दूध दूह लेते हैं और उसके बाद वो गाय जो है वो वापस चली जाती हैं। वो फिर बेचारी इधर उधर बारी बारी घूमती रहती है। तो जो गाय की हम इस फेवर में हैं बिल्कुल, कि जो आपको मालूम है कि गाय के मारने के लिए, उनके ज़बीहे पर हुमायूं ने अकबर को नसीहत की थी और बाबर ने हुमायूं को नसीहत की थी। वसीयत में लिखा है कि यहाँ पर गाय को का ज़बह करना जो है वो गैर कानूनी है और इसे नहीं करना चाहिए। मंदिरों को किसी प्रकार की रिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। वो तो विल है, वो तो एक ऐतिहासिक चीज़ है, तारीखी चीज़ है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, वो मौजूद है। तो अकबर के ज़माने में तो गाय को मारना कैपिटल पनिशमेंट था। ये तक के था कि गाय जो, अगर आदमी का मारना करीब करीब बराबर हो गया था।
कि आप नहीं मार सकते गाय को। तो गाय को तो पूरी तरह से प्रिजर्व किया जाना चाहिए, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि इसको किस तरह से इकोनॉमिकल हम बनाएं, किस तरह से इसको गाय को इकोनॉमिकली वायबल बनाएं हम। यानी ये ना हो कि गाय हमारे पास है तो एक बोझ बन जाए। जी जी गाय को किस तरह से इसके दूध को और इसके मुख्तलिफ इसके गोबर को, हम लोग मुसलमान हैं सब हैं, लेकिन हम लोग यहाँ जो किचन तक में पुताई जो है वो सब गोबर की होती थी। जब छोटे थे हमारी माँ सब करवाया करती थी। पुतना जो होता है तालाब की पिंडोल मिट्टी उसमें गोबर मिला के और उसके बाद वो किया जाता था। जी जी तो ये सारी चीज़ें करना चाहिए। खाली इमोशंस और सेंटिमेंट से तो थोड़ी काम चलता है। आप रंगने से थोड़ी काम चलेगा कि कोई इमारत रंग दीजिए। एक ये देखिए, एक ये भी होता है कि इसमें कौन सी राजनीति है सर? ये देखिए, एक बात मैं बताऊं आपसे। जी जी जब कांग्रेस थी तो लोग कोशिश करते थे कि बहुत से वो आ जाए, तिरंगा जो है वो बन जाए। जब बीएसपी वाले आए तो नीला करने लगे। जब समाजवादी वाले आए तो उनका ये किया जाए। अब लोग भगवा करने लगे। तो इसमें गवर्नमेंट की कम, दूसरे लोगों का ज़्यादा जोश होता है। सर एक बहुत ही अहम सवाल है कांग्रेस पार्टी को। सर आज आप कोई एक नसीहत देना चाहें उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप उसके बहुत ही वरिष्ठतम नेता हैं सर। आज जो स्थिति है कांग्रेस की, एक आम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी को बहुत दुखी है। उसका ये कहना है जो राष्ट्रीय स्तर के या जो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो कार्यकर्ता से नहीं मिल रहा है, जिस कारण से ये स्थिति है। तो आप अभी दोबारा से राज बब्बर जी बने हैं, तो उनके लिए आप कोई नसीहत देना चाहें? देखिए, राज बब्बर जो है वो अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और अध्यक्ष होने की हैसियत से हम सब जो हैं वो उनके अधीनस्थ हैं। चाहे कोई कितना सीनियर हो, कितना बड़ा नेता हो, वो हम ज़िले में अपने ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के अंडर में हैं, ब्लॉक में हम अपने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष में हैं। तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि नसीहत दूँ, लेकिन मैं एक बात ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जब तक के हमारे बड़े बड़े नेता जो हैं वो अपने दरवाजे आम कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए नहीं खोलेंगे, और जब तक कि ये फैसले जो हैं जो प्रदेश के लिए लिए जाने वाले हैं वो जब तक कि उससे आम आदमी का, जो आम कांग्रेस कार्यकर्ता है, वो उसमें उसकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक कि कांग्रेस को जिंदा करना, फिर से उस लेवल पे लाना। जिंदा तो कांग्रेस है, कांग्रेस कहीं मुर्दा नहीं है। जी जी लेकिन कांग्रेस को उस लेवल पर लाना मुश्किल होगा। जी जी सर एक आखिरी सवाल है बस। डॉक्टर अम्मार रिजवी आज की कांग्रेस में कहाँ पर है? मैं एक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूँ, और एक कार्यकर्ता होने के कारण मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा आदर पार्टी में ये है कि कोई किसी पार्टी का एक सिंसियर कार्यकर्ता हो। सर लोकसभा चुनाव बस आने वाला है, लेकिन जो स्थिति है राजनीतिक उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस की अभी शायद ही कुछ नए बदलाव हैं, कुछ खास बदलाव नहीं है। आपका इस पर एक कोई मैसेज हो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, या आप इसकी क्या राय है आपका लोकसभा चुनाव पर? कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जी भर के खूब मेहनत करके अपने अपने क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए, लोगों के पास जाना चाहिए, जनसंपर्क करना चाहिए, और कांग्रेस को अपने पैर पर खड़े होकर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा सर कि एक मैसेज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इतने दिनों से राहुल गांधी जी उपाध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने लगभग बहुत सारे स्टेट में वो गए हैं और उन्होंने कैंपेनिंग भी की है इलेक्शंस के लिए। उत्तर प्रदेश में कोई खास नसीहत आप देना चाहें राहुल जी को? नहीं, राहुल जी फिर मैं जब राज बब्बर को नहीं दे सकता तो राहुल नहीं सर, आप बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन मैं कांग्रेसियों को मैं कांग्रेस के जो और लीडर्स हैं, मैं प्रेसिडेंट की बात नहीं करता, लेकिन और जो दूसरे लोग हैं उनको चाहिए कि कांग्रेस आम कार्यकर्ता से मिले, जो दिल्ली में और लखनऊ में तो खैर ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन दिल्ली के नेता लोग जो हैं, कांग्रेस के नेता लोग जो ओहदों पर हैं, जो अध्यक्ष के अलावा मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अध्यक्ष का वो आजकल आम कार्यकर्ता से मिलने में कतरा रहे हैं। अच्छा। तो ये बात ख़त्म होना चाहिए
पहले नहीं ऐसा होता था। पहले कमलापति त्रिपाठी थे, उनके दरवाजे खुले थे। केशव देव मालविया थे, जी। उनके दरवाजे खुले हुए थे। जी जी यहाँ दीक्षित जी थे, आपके उन्नाव के शीला दीक्षित जी के, उनके दरवाजे खुले हुए थे। हर एक, चंद्रजीत यादव थे, डर साहब थे, हर एक जो तो जहाँ जाइए हर एक का दरवाज़ा खुला हुआ होता था। वो बैठा हुआ सामने मिलता था, उससे बात कर सकते थे। आज जाइए हर एक का दरवाज़ा बंद है। तो जब तक कि उनके घरों के दरवाजे और उनके दिमाग और दिल के दरवाजे नहीं खुलेंगे, तब तक कि कांग्रेस को मजबूत नहीं किया जा सकता। सर बस एक और लास्ट सवाल। अभी सर कुछ आपने खबर में देखा होगा कि लोकतंत्र सर खतरे में है, कुछ ऐसा मीडिया में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी सर कुछ आया है। क्या आपको लगता है ऐसे, या ये कोई नई राजनीति के लोग हैं जो इसको उठा रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान की जी जो महान जनता है, जी उसके होते हुए लोकतंत्र अब खतरे में नहीं हो सकता। नंबर 1, ये जो लोग कहते हैं जी वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सर, नहीं, मैं अग्री नहीं करता। जी लेकिन जो जजेस का मामला है, जी, जी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, आप मानते हैं इसको? हाँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गवर्नमेंट को फौरन इस बात का करना चाहिए कि इस चीज़ का इसका हल हो, और साथ ही साथ जो डाउट्स लोगों देश में, लोगों के दिमाग में पैदा हो गए हैं गवर्नमेंट के बारे में, उसको दूर किया जाना चाहिए। क्योंकि जुडिशरी जो है वो अगर डर के काम करेगी तो वहाँ प्रजातंत्र नहीं बना सकता है। लेकिन ये बधाई भी दी जाए, बधाई के योग्य हैं वो जजेस जिन्होंने हिम्मत के साथ अपनी बात कही है, और जिन्होंने हिम्मत के साथ सरकार की बात जो थी वो भी लोगों के सामने कही है। अगर ऐसे हिम्मत वाले लोग नहीं, जब तक कि ऐसे हिम्मत वाले लोग रहेंगे, तब तक के लोकतंत्र पर कोई खतरा नहीं है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज डॉक्टर अमर जी से जो हमारी बातचीत हो रही है, तो बहुत सारी राजनीतिक बातों पर चर्चा हो रही है। हम बहुत जल्द आपके साथ एक बार फिर हम मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।